स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है। ये वीडियो हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इस लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बैटरी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि बैटरी जो है वो एक डिवाइस है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो जो बैटरी हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं या फिर ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, तो उन बैटरीज के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस है, जिससे हम लोगों को केमिकल एनर्जी मिल रहा है, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जो भी बैटरी है उसका क्या फीचर्स होना चाहिए। तो बैटरी का जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बैटरी लाइट होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से है ना ले जा सके। दूसरा, उसका डिजाइन जो है वो बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उसका डिजाइन जो है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी बैटरी लाइट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट इट्स यूज कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैटरी हमको मिला, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका वो 5 उसको वोल्टेज का पोटेंशियल दे रहा है, और फिर कुछ टाइम के बाद ही देखें तो फिर वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल देना शुरू करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बैटरी के अगर फीचर्स के बारे में देखें तो लाइट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और उसका पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट इट्स यूज अगर हम लोग देखें तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। तो बैटरी जो है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी बैटरीज और दूसरा सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी किसे कहते हैं? तो प्राइमरी बैटरी वैसे बैटरीज हैं जिसमें सेल रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा, यानी अगर वो बैटरी खत्म हो गया, ठीक है, अगर वो बैटरी एग्जॉस्ट हो गया तो आप उसका दोबारा फिर से आप रीयूज नहीं कर सकते, यानी उसमें सेल रिएक्शन सिर्फ एक बार हुआ, सेल रिएक्शन अगर खत्म हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो आप उस बैटरी को दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे जो बैटरी हम लोग ट्रांजिस्टर या टॉर्च में यूज करते हैं, जिसको हम लोग ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार ये बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। पर जो बैटरी हम लोग कार में यूज करते हैं, अगर वो एक बार खत्म हो गया, अगर वो डिस्चार्ज हो गया, तो हम लोग उसको दोबारा चार्ज करके फिर से हम लोग उसको रीयूज करते हैं, यानी उसमें आप चार्जिंग बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज वैसे बैटरीज होंगे जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बैटरी को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी जो है, ये बैटरी इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। बैटरीज जो है वो मेनली 2 प्रकार के हो गए, फर्स्ट प्राइमरी बैटरीज, और सेकंड जो हो गया हम लोगों का वो हो गया सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी किसे कहेंगे? तो प्राइमरी बैटरी वैसे बैटरीज हो गए जिसमें सेल रिएक्शन एक ही बार होगा, और वैसे सेल्स को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइमरी बैटरीज बोले तो इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर, है ना, वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, और उसको हम लोग दोबारा जो है वो रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, तो हम लोग जो मेनली जो है, अगर हम लोग देखें अपने सिलेबस में, तो प्राइमरी बैटरीज में हम लोगों को 2 बैटरी के बारे में पढ़ना है, एक ड्राई सेल जिसको हम लोग लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर या टॉर्च में यूज करते हैं, और दूसरा जो होता है वो हम लोगों का मरकरी सेल या बटन सेल भी कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग वॉच या फिर हियरिंग एड्स ये सब में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग एक एक करके, है ना, इसको इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल में क्या होता है। तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो बैटरी में 3 कंपोनेंट्स होना है, एक एनोड होना है, दूसरा कैथोड होना है, और तीसरा जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होना है। तो हम लोगों को हर बैटरी में
कौन एनोड है, कौन कैथोड है और कौन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए और उसमें क्या सेल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ड्राई सेल और लेक्लांसेस सेल, तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। तो उसमें जिंक का एक कंटेनर होता है जिसके बीच में एक ग्रेफाइट का रड होता है। जो ये जिंक का कंटेनर है ये एनोड का काम करता है और ये जो ग्रेफाइट रड हम लोग बीच में इंसर्ट किए हुए रहते हैं वो हम लोगों का कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर which acts as anode। जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है। एंड कैथोड इज अ ग्रेफाइट रड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। और जो ग्रेफाइट रड है वो सराउंडेड होता है पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन से, ठीक है। और जिंक कंटेनर और इलेक्ट्रोड के बीच का जो ये स्पेस है इसमें हम लोग एक मॉइस्ट पेस्ट रखते हैं NH4Cl और ZnCl2 का, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। The space between the electrodes, ठीक है, is filled by a moist paste of NH4Cl and ZnCl2, ठीक है। तो एनोड हो गया जिंक कंटेनर, कैथोड जो हो गया वो हम लोगों का ग्रेफाइट रड है जो सराउंडेड है पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन से, और इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ए पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। तो जो ये ड्राई सेल या लेक्लांसेस सेल में है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है ना, एनोड पर और कैथोड पर, ये अभी भी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है ना। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर लिखें कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो एट एनोड पे क्या हो रहा है कि जो जिंक कंटेनर है Zn सॉलिड वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक सॉलिड क्या कर रहा है, Zn2+ एक्वस बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देकर। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कैथोड पर हम लोगों का क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग पाउडर्ड MnO2 रख रहे हैं, है ना, ये MnO2 और यहाँ से NH4+, तो MnO2 और NH4+, है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो रहा है Mn2O3 सॉलिड प्लस अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है और प्लस H2O, ठीक है। NCERT में आप देखेंगे तो रिएक्शन कुछ दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, वो भी इफेक्टिवली हम जैसे कि बताएं कि जो रिएक्शंस है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसको हम लोग थोड़ा इजी वे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो एनोड पे जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखना है, और कैथोड पे MnO2 और NH4+ इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो रहा है MnO2O3 और अमोनिया। और जो यहाँ पर हम लोगों का अमोनिया गैस जो रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, Zn2+ के साथ, है ना, कॉम्बिनेशन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3, है ना, होल ट्वाइस, जिस पर चार्ज आ जाता है 2+, ठीक है। तो अब अगर हम लोग नेट सेल रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम लोगों का आ जाएगा Zn सॉलिड यहाँ से, ठीक है, प्लस 2 NH4 प्लस एक्वस प्लस 2 MnO2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ZnNH3 होल ट्वाइस 2+ प्लस Mn2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये हम लोगों का नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। और इसके लिए अगर हमको नॉस्ट इक्वेशन अगर यूज करना पड़ा तो E बराबर E0 लिखेंगे माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, इन्वॉल्वमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 रख दिए। और अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर ये हम लोगों का एक्वस है, तो ZnNH3 होल ट्वाइस 2+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग इस साइड में आए तो NH4+ के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का नॉस्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग का इसका सेल पोटेंशियल देखें तो इसका सेल पोटेंशियल करीब 1.5 वोल्ट होता है ना। और जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ देखेंगे तो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद जो है वो सेल फिर ये काम करना जो है हम लोगों का वो बंद कर देगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स है उसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रांजिस्टर या फिर टॉर्च में हम लोग ऐसे सेल्स का, यानी ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल को हम लोग
यूज करते हैं। अब हम लोग प्राइमरी बैटरी का एक और एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम लोग कहेंगे, अब हम लोग प्राइमरी बैटरी का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा जो सेकंड प्राइमरी बैटरी होगा वो है मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल हम लोग नॉर्मली जो है वो लो करंट डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे जो कान सुनने का जो मशीन होता है ना, हियरिंग एड्स, वहां पर हम लोग यूज करते हैं, या फिर वॉचेस जो हम लोग घड़ी पहनते हैं वहां पर हम लोग, है ना, मरकरी सेल का यूज करते हैं। और इस सेल का सबसे खासियत बात क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो करीब 1.35 वोल्ट होता है और वो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसके जो सेल रिएक्शन में वो कोई आयंस इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो चूंकि सेल रिएक्शन में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, और इसीलिए इसका जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट जो है वो हमेशा हम लोगों को कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो जो सेकेंड है हम लोगों का वो मरकरी सेल है। इट कंसिस्ट्स ऑफ जिंक मरकरी एमलगम, ठीक है, एज एनोड। तो यहाँ Zn और मरकरी का जो एमलगम हम लोग बनाते हैं, जो मिक्सचर होता है, वो हम लोगों का एनोड का काम करता है, एंड द पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। और जो मरकरी ऑक्साइड और जो कार्बन का पेस्ट है वो कैथोड का काम करता है, और जो जिंक एमलगम है वो हम लोगों का एनोड का काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक पेस्ट होता है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो एनोड बन गया हम लोगों का किससे, जिंक एमलगम जो है एनोड का काम कर रहा है। कैथोड का जो काम कर रहा है वो ए पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन है, और जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है वो KOH और, है ना, ZnO है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो एनोड पे हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो जिंक एमलगम है वो 2OH- के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ZnO सॉलिड प्लस H2O बनाता है, और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन का हम लोगों का लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लोग कैथोड पे देखें तो वहां पर रिडक्शन होगा, जहां HgO सॉलिड जो है वाटर के प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Hg लिक्विड प्लस 2OH- में। अब जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2OH- और 2OH- कैंसिल हो जाएगा। तो जो हम लोगों का ओवरऑल सेल रिएक्शन जो आएगा वो ZnHg सॉलिड प्लस HgO सॉलिड, ZnO सॉलिड और प्लस Hg लिक्विड, यानी जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड है, जिसका हम लोग मानते हैं कि जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता है उसी को, इसलिए हम लोग उसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है तो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो हम लोगों का चेंज नहीं होता है, ठीक है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, और वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एज द ओवरऑल रिएक्शन does not involve any ion in solution, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है सॉल्यूशन में जिसका हम लोग कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है, किसी का कंसंट्रेशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है ना। तो whose concentration can change during its lifetime, तो यहाँ पर कोई आयन नहीं इन्वॉल्व है ना, जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो सके, और यही कारण है कि जो सेल पोटेंशियल है वो थ्रू आउट हम लोगों का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, ठीक है। जबकि हम लोग ड्राई सेल का यूज जो है वो ट्रांजिस्टर या फिर टॉर्च, है ना, ऐसे डिवाइस में हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो इस सेल का फायदा ये है कि थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम अगर हम लोग देखें तो इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी बैटरी ऐसे बैटरीज होते हैं जिनको हम लोग बार बार, है ना, वापस से रीयूज कर सकते हैं, यानी अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग उसको फिर से चार्ज कर लेंगे, फिर से हम लोग उसको यूज करेंगे, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा फिर से, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये हम लोग बार बार जो है वो हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है, ए सेकेंडरी सेल इज अ कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग अगेन एंड अगेन।
तो वो डिस्चार्ज होगा, फिर हम उसको चार्ज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग बार बार कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, ठीक है, यानी जिसके कारण हम लोग उसको दोबारा भी यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ जो सेकेंडरी बैटरी देखेंगे, यानी सेकेंडरी बैटरी का जो हम लोगों का पहला एग्जांपल होगा, उसको हम लोग कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, जो हम लोग अपने घर में इन्वर्टर के साथ जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, तो अगर हम लोग देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। तो यहाँ पर लेड एनोड होता है और उस पर, है ना, स्पॉन्जी लेड का ही कोटिंग होता है एनोड पे, जबकि कैथोड पे जो होगा वो ग्रिड ऑफ लेड होगा, लेकिन वहां पर जो कोटिंग होता है वो हम लोगों का PbO2 का कोटिंग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड, ठीक है, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम लोगों का 38 to 40% H2SO4 सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं W/W में, यानी मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम लोग लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। ये 38% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, उसमें हम लोगों का लेड जो है रड है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और एक ग्रिड ऑफ लेड जो है जिसको हम लोग पैक किए उसके चारों ओर कोटिंग PbO2 का, जो हम लोगों का कैथोड का काम कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% W/W H2SO4 है, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर। अब जब हम लोग इस बैटरी से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होंगे, यानी जब हम लोग इसको डिस्चार्ज करा रहे होंगे, तब वहां पर, है ना, क्या रिएक्शन हो रहा है ये देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें लेड स्टोरेज बैटरी को, तो इसको हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर PbSO4 ये एनोड के तरह काम करेगा, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये हम लोगों का कैथोड का काम करेगा, ठीक है। अगर हम लोग वाइल डिस्चार्जिंग देखें कि क्या यहाँ पर हो रहा है, तो एट एनोड पे Pb सॉलिड और SO4 2- आपस में रिएक्ट करके PbSO4 यहाँ सॉलिड बन रहा है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कैथोड में देखें तो कैथोड में क्या हो रहा है, PbO2 सॉलिड SO4 2- एक्वस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 4H+, और ये कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो Pb जो है, Pb यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, Pb यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और PbO2 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ भी सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर PbO2 भी देखा जाए तो यहाँ पर भी सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए लेड स्टोरेज सेल में हम लोगों को कोई अलग से सॉल्ट ब्रिज जो है वो देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सॉलिड इन्वॉल्व है। सॉल्ट ब्रिज का जब तब जरूरत होता है जब आयंस माइग्रेशन कर सकते हो एक जगह से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, पर यहाँ पर वो केस नहीं है। इसीलिए लेड स्टोरेज जो सेल होता है उसमें हम लोगों को कोई सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कोई सॉल्ट ब्रिज का हम लोग यहाँ पर साइन नहीं दिए है। और उसी तरह से जो हम लोग का जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है वो 6 प्लेट या 12 प्लेट बैटरी होता है, यानी अगर एक प्लेट 2 वोल्ट का अगर मान लिया जाए पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो अगर हम लोग 6 प्लेट ले लेंगे तो हम लोगों को 12 वोल्ट या 12 अगर प्लेट्स ले लेंगे तो 12 × 2 24 वोल्ट का हम लोगों को लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो पोटेंशियल देगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को पहले अगर हम लोग ऐड करें, है ना, डिस्चार्जिंग के समय, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 PbSO4 और प्लस 2 H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल H2SO4 अगर कंज्यूम होगा तब जाकर हमको 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेगा। यानी जितना मोल्स H2SO4 कंज्यूम होगा
उतना मोल हमको इलेक्ट्रॉन्स जो है हमको उतना चार्ज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जितना मोल H2SO4 यानी जब ये डिस्चार्जिंग हो रहा होगा तो उस समय H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो हम लोगों का कम हो रहा है। तो कितना मोल H2SO4 यूज हुआ उसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हुआ। तो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉर्मली जो लेड स्टोरेज जो सेल होता है ना, उसमें हम लोग 6 वोल्टेज सेल्स एक तरह से मान सकते हैं। उसमें या तो 6 वोल्टेज सेल्स होता है या तो फिर 12 वोल्टेज सेल्स होता है। तो अगर एक सेल उसमें जो अगर पोटेंशियल अगर हम लोग देखें 2.04 यानी करीब करीब अगर 2 वोल्ट का अगर एक सेल वहां पर अगर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो अगर 6 सेल का कॉम्बिनेशन माने अगर हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को 6 प्लेट्स अगर लेके चले तो उसका जो वोल्टेज हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा, और या तो अगर 12 प्लेट्स अगर लेके चलेंगे तो हम लोगों को 24 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है उसको तो हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितना मोल H2SO4 है ना कंज्यूम होगा उतना मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों का फ्लो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट और भी हम लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो लेड स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी the density of H2SO4 fell from 1.294 ग्राम पर ml जो कि 39% W/W मास परसेंटेज में था, टू 1.139 ग्राम पर ml जिसका मास परसेंटेज हमारा 20% है। कहने का सेंस है कि जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होता है तो H2SO4 का जो है कंसंट्रेशन जो है वो हम लोगों का घटता है, ठीक है। तो जो इनिशियल हम लोगों का H2SO4 का जो डेंसिटी था वो 1.294 ग्राम पर ml था, है ना। तो उसमें जो मास होगा H2SO4 सॉल्यूशन का उसका 39% जो था वो हम लोगों का H2SO4 का मास था, ठीक है। और जब हम लोग है ना यूज किए लेड स्टोरेज बैटरी को तो देखें कि उसका डेंसिटी अब घटकर 1.139 ग्राम पर ml रहा, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो मास होगा उसका सिर्फ 20% हम लोगों का जो है वो H2SO4 है। अब हम लोग देखें द बैटरी होल्ड्स, जबकि बैटरी का जो अपना वॉल्यूम था वो 3.5 लीटर ऑफ एसिड था, और ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन है, then calculate the number of ampere hour for which the battery must have been used। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो यूज होता है वही हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो जैसा कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है 3.5 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम उसको ml में बदलें तो 3500 ml हम लोगों का वॉल्यूम रहा होगा, और उसका डेंसिटी जो था इनिशियल वो 1.294 ग्राम पर ml था। तो अगर हम लोग 3500 को 1.294 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मिलेगा, और उसका फिर हम लोगों को लेना होगा 39%, तो वो हमको मास ऑफ क्या मिलेगा H2SO4। और फिर अगर उसको H2SO4 के मोलर मास यानी 98 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो हम लोग इनिशियली लिए हुए थे लेड स्टोरेज बैटरी में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकला, तो 3.5 ये हम लोगों का वॉल्यूम था लीटर में, इसको 1000 से पहले मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोगों का वॉल्यूम निकल गया ml में, और ये दिया हुआ है डेंसिटी 1.294 ग्राम पर ml। तो इतना तक जो हुआ वो हम लोगों का मास ऑफ क्या हुआ H2SO4 सॉल्यूशन, पर उसका 39% हमारा H2SO4 था, तो इंटू 39 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां तक अगर कहें तो ये आ गया हम लोगों का मास ऑफ H2SO4, और फिर हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर दिए 98 से, तो ये हम लोगों का हो गया 18.025, यानी ये हम लोगों का इनिशियल मोल्स था H2SO4 का जो हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग लिए थे। और कुछ टाइम के बाद जब हम लोग देखे तो अब कितना हम लोगों के पास मोल्स ऑफ H2SO4 बचा हुआ है, तो अगर फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 देखें तो फिर से वॉल्यूम 3.5 लीटर को पहले ml में बदले,
फिर वहां डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इतना मास था H2SO4 सॉल्यूशन का, पर अब उसमें H2SO4 सिर्फ 20% है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, तो ये हमारा निकल गया मास ऑफ H2SO4, और अब उसको 98 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा निकल गया मोल्स ऑफ H2SO4, जो इतने टाइम यूज करने के बाद अभी भी बचा हुआ है, और ये आया हमारा 8.1375। तो मेरे पास था पहले 18.025, यूज करने के बाद बचा कितना 8.1375, तो हमने कितना मोल्स H2SO4 यूज किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज किया 18.025 माइनस 8.1375, और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आया 9.8875। इतना मोल्स H2SO4 यूज हुआ, यानी इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों का फ्लो हुआ होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हम लोग यूज करेंगे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों का फ्लो हुआ होगा। तो इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का फ्लो हुआ, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 96,000 क्या होता है 500 कूलम। तो अब अगर हम लोग देखें कि है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोगों का 9.8875 आ गया, और चार्ज हम लोगों को कितना आया, तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना था, और 96,500 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये चार्ज होता है हम लोगों का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो कितना चार्ज आया है ना 954143.75, ठीक है। और इसी को हम लोग एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट जो होता है वो I बराबर होता है Q बाई T, है ना, तो Q को I इंटू T लिख सकते हैं, पर यहाँ पर I जो होगा वो एम्पियर में होगा, और T जो है हमारा सेकंड में होगा, ठीक है। तो हम लोगों को इतना एम्पियर सेकंड मिलेगा, पर हमको एम्पियर आर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 सेकंड को कन्वर्ट कर देंगे, है ना, आर में, तो हम लोगों को 1/3600 से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब तो 3600 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का करीब 265 एम्पियर आर जो है वो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग, है ना, इस लेड स्टोरेज बैटरी को, है ना, इतने एम्पियर आर तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे सेकेंडरी बैटरी का, और वो है निकेल कैडमियम सेल। It has a longer life than lead storage cell, but it is expensive. जो निकेल कैडमियम बैटरी होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं, वो उसका लाइफ टाइम तो ज्यादा है, वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा चलता है, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो कैडमियम है इलेक्ट्रोड, वो एनोड का काम करता है, और साथ ही साथ, है ना, ए मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2, है ना, जो कि कैथोड का काम करेगा, और उसको हम लोग KOH सॉल्यूशन में रहते हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम लोगों का काम करेगा, ठीक है। तो इट हैज अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, बट इट इज एक्सपेंसिव. It consists of a cadmium electrode as anode and a metal grid containing NiO2 as cathode immersed in KOH solution. और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CDO जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, KOH एक्वस, फिर NiO2 सॉलिड और निकेल सॉलिड. ये हम लोग का निकेल कैडमियम, है ना, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हो गया. अगर हम लोग एनोड पे देखें तो क्या हो रहा है, तो एनोड पे जो है वो कैडमियम जो है वो 2OH माइनस के प्रेजेंस में, है ना, रिएक्ट करके, है ना, CdOH होल ट्वाइस बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है इस प्रोसेस में. और कैथोड पर देखा जाए तो NiO2, है ना, H2O के प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का NiOH होल ट्वाइस और 2OH माइनस बनाता है. जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो ये सब इलेक्ट्रोड से ही चिपके रहते हैं, और इसीलिए हम लोग, है ना, जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो वापस चार्ज कर सकते हैं. लेड स्टोरेज बैटरी में भी यही होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो इलेक्ट्रोड से फिर चिपक जाता है, जिसके जरिए हम लोग फिर दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लेंगे तो वो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा NiO2 सॉलिड प्लस कैडमियम सॉलिड 2H2O. जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये रिएक्शन होगा, है ना, NiOH होल ट्वाइस सॉलिड प्लस CdOH होल ट्वाइस सॉलिड. और जब हम लोग चार्ज कर रहे होंगे तो हम लोगों का रिवर्स रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या है, 1.4 वोल्ट हो जा रहा है. और ये क्यों, इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो फिर इलेक्ट्रोड्स से चिपका रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस में कोई गैस
नहीं इवॉल्व हो रहा है। तो अगर गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग बैटरी को फिर क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकेंड टाइप जो या सेकेंड एग्जांपल था वो सेकेंडरी बैटरीज का, जिसको हम लोग कह रहे हैं निकेल कैडमियम बैटरी। अब हम लोग फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट्स में, जहां पर हम लोग कोल को बर्न करते हैं और उससे जो हीट निकलता है उससे हम लोग वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस स्टीम से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। पर इस प्रोसेस में बहुत सारा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है और साथ ही साथ इस प्रोसेस का जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये एफिशिएंसी अगर हम लोग देखें पावर प्लांट्स का तो 40% ही है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक ऐसा गैल्वेनिक सेल बनाए जहां पर हम लोग है ना किसी फ्यूल को कंबस्टन के जरिए जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है अगर हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल्स को हम लोग फ्यूल सेल्स कहेंगे। यानी फ्यूल सेल्स ऐसा डिवाइस हो गया जिसमें हम लोग किसी कंबस्टन जब करते हैं फ्यूल को तो उससे जो एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा हम लोगों का कि इससे एफिशिएंसी हम लोगों का ज्यादा मिलेगा और जब तक कि हम लोग है ना फ्यूल को हम लोग हमेशा फीड करते रहेंगे तब तक ये सेल कभी भी डेड नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग हमेशा काम ले सकते हैं जब तक कि हम लोग है ना रिएक्टेंट्स को फीड करते रहेंगे, ये सेल हमेशा काम करते रहेगा। तो ऐसा ही एक सेल हम लोगों का हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल सेल्स दे आर गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी फ्यूल सेल्स ऐसे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जो किसी है ना फ्यूल के कंबस्टन से जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है उसको डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनटू कंसंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को दिखाया जा रहा है जहां पर हम लोग है ना एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को फीड करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस को फीड करते हैं। यहाँ पर पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इनमें है ना फाइन पोर्स होते हैं और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रोड में है ना कुछ कैटलिस्ट को भी है ना डाल दिया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोगों का इंक्रीज हो जाए और वो कैटलिस्ट होता है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का NaOH या KOH का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को है ना फीड करते हैं वो एनोड कहलाता है और जिधर से हम लोग ऑक्सीजन को फीड करते हैं वो कैथोड कहलाते हैं। तो ये एनोड हो गया और ये हम लोगों का कैथोड हो गया और यहाँ एक्वस है ना कंसंट्रेटेड NaOH या KOH का हम लोगों का सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर अब हम लोग देखें तो एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर H2 जो है वो है ना OH माइनस के प्रेजेंस में H2 जो है वो OH माइनस के प्रेजेंस में क्या बनाता है हमारा H2O, है ना। और इस प्रोसेस में हम लोगों का 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो पूरा इक्वेशन जो हाफ रिएक्शन हो जाएगा 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस एक्वस और ये मिलके 4H2O लिक्विड बना रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अगर हम लोग कैथोड साइड में देखें तो क्या हो रहा है, तो ये जो O2 गैस है वो H2O के साथ है ना मिलकर OH माइनस बना रहा है। तो O2 गैस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4OH माइनस एक्वस बना रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अगर हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़े तो हम लोगों को नेट सेल रिएक्शन मिलेगा और वो हो जाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये मिलकर क्या बना रहा है 2H2O। तो यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट भी मिल रहा है वो वाटर ही है ना। तो यहाँ पर कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है और जब तक हम लोग इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना भेजते रहेंगे तब तक ये सेल हम लोगों का काम करता रहेगा, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग फ्यूल सेल का एफिशिएंसी देखें तो पावर प्लांट से ज्यादा होता है ना, इनका एफिशिएंसी करीब 70% होता है। तो हम लोग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं,
तो जो कंबस्टन से जो हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है डेल्टा एच, यानी हम जिसको इंथैल्पी बोलते हैं, और उसका जितना भाग हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी डेल्टा जी, तो डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा एच, इसी को हम लोग एफिशिएंसी है ना ऑफ अ सेल कहते हैं। ये डेल्टा जी हो गया जिस यूजफुल जो वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं जिस एनर्जी को, और ये डेल्टा एच हुआ जो टोटल एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है ना। तो ये हम लोगों का फ्यूल सेल का एफिशिएंसी करीब हम लोगों को 70% यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी वाटर है, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल हम लोग ने है ना फर्स्ट टाइम यूज किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, जहां हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत था, ठीक है। और ये जो हम लोगों का वाटर बन रहा था, ये वाटर वेपर स्टेट में था, तो उसको वापस से कंडेंस करके लिक्विड लाया गया और उसको है ना वाटर यानी इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी हम लोग यहाँ पर यूज किए थे, है ना अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। तो ये 12th में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा सेल है जिसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था, तो वो था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। यहाँ पर अगर अब हम लोग इन फ्यूल सेल का अगर हम लोग एडवांटेज देखें तो ये हम लोग कह रहे हैं कि जब तक हम लोग है ना रिएक्टेंट को फीड करते रहेंगे ये सेल कभी भी डेड नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी है ना पॉल्यूशन जो है वो इस सेल के थ्रू हम लोगों का क्रिएट भी नहीं होगा। तो ये दो मेजर एडवांटेज है फ्यूल सेल के लिए। तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल्स दीज सेल्स नेवर बिकम डेड, तो ये कभी भी है ना कहेंगे कि डेड नहीं होगा। और साथ ही साथ फ्यूल सेल्स डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ये कोई पॉल्यूशन भी क्रिएट हम लोगों का नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का था है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें एक बात याद रखना है कि अगर हम लोगों को है ना 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो 1 मोल यहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, 2 मोल वाटर बनता है, और इस पूरे प्रोसेस में 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स का हम लोगों का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है, और इसमें क्या होता है कि किसी मेटल के सरफेस के ऊपर में उसके ऑक्साइड या उसके सॉल्ट का एक कोटिंग आ जाता है जिससे उस मेटल को काफी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए यानी आयरन में रस्ट पकड़ने के लिए है ना हम लोगों को वाटर और एयर दोनों जो है वो वहां पर मौजूद होना चाहिए, यानी वाटर और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो कोरोजन के बारे में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना in which a metal oxide or other salt of the metal forms a coating on the metal surface। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो रस्ट है वो हम लोग Fe2O3 है ना फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और उसमें जो है वाटर के भी कुछ जो है मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड है ना रहते हैं, Fe2O3.X H2O हम लोग बोलते हैं रस्ट को, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर हम लोग आयरन के बारे में बात करें तो एट अ पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे क्या होगा कि आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, यानी Fe सॉलिड जो है 2 इलेक्ट्रॉन देकर Fe2+ बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि वो पार्टिकुलर जो स्पॉट है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग के लिए 2Fe सॉलिड 2Fe2+ 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अगर इस प्रोसेस का अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो -0.44 वोल्ट होगा। अब एक स्पॉट जो एनोड की तरह काम कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन अब कहीं दूसरे स्पॉट पर पहुंचेगा जहां पर वो O2 और H+ के प्रेजेंस में O2 और H+ के प्रेजेंस में वो हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें H2O में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ वो मूव करके कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो ये O2 गैस प्लस 4H+, ये O2 एयर है, और H+ कहां पर आता है तो वाटर में बहुत सारा एसिडिक ऑक्साइड जैसे CO2 डिसॉल्व होता है तो H2CO3 बन जाएगा, तो वहां से वो हम लोगों को H+ मिलेगा। तो वाटर में जो एसिडिक ऑक्साइड्स घुले रहते हैं वो हमको H+ दे देते हैं, और वो O2 गैस को रिड्यूस हो जाता है O2
4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये बना देता है हम लोगों का 2H2O। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो 1.23 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं किसी गैल्वेनिक सेल का जो है ना ईएमएफ होता है वो राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल है ना माइनस लेफ्ट हैंड, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो 1.23 माइनस 0.44 करेंगे तो जो नेट सेल पोटेंशियल हम लोगों का वो 1.67 वोल्ट आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम लोगों को नेट सेल रिएक्शन मिलेगा जो 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस और ये मिलके 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड बना देगा। तो ये हमारा जो है एक प्रकार का है ना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो गया और इसके लिए हम लोगों को जो E0 मिलेगा वो 1.67 वोल्ट मिलेगा। और ये जो Fe2 प्लस बना ये फिर से वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यही कन्वर्ट होकर हम लोगों को Fe2O3 बनाता है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो 2Fe2 प्लस एक्वस हाफ O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड Fe2O3 सॉलिड और इसमें हम लोगों को फिर H प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब यदि हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को है ना मेटल के सरफेस पर है ना किसी पेंट या किसी केमिकल से मेटल के सरफेस को कवर कर देना होगा ताकि वो O2 या फिर वाटर के संपर्क में ना आ पाए, और या फिर हम लोग है ना किसी दूसरे मेटल से भी हम लोग उस मेटल के सरफेस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिवेंशन देखें तो प्रिवेंशन में बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट और सम केमिकल्स लाइक बिस्फेनॉल, और या फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कवर द सरफेस बाय सम अदर मेटल्स जैसे Zn या जिंक या टिन है ना, इनकी सहायता से भी हम लोग उसको कवर करके कोरोजन को क्या कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं।